स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पीएससी एक्सीलेंस में। आज हम अपनी ही स्लाइड को देखते हैं। कुषाण वंश के बारे में बातें होंगी। कुषाण वंश में 3-4 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक उत्पत्ति है, दूसरी राजधानी है, तीसरा कनिष्क है, चौथा बौद्ध संगीति है। जो भी बौद्ध संगीति हुई थी कुषाण के काल में, उसी के बारे में बात करेंगे। कुषाण की बात कर लो आप या कनिष्क की बात में कर लो, बात एक ही है। आप फैक्ट अगर देखोगे उसी से को रिलेटेड, ठीक है ना। उत्पत्ति के बारे में सिंपल सी चीज़ें इसमें इंक्लूड है कि आपकी और जो ओरिजिन हुए हैं कुषाण सूची के जैसे इसमें बेसिकली लिखा ही है, कुषाण यूची जात के एक मूल कुल से संबंधित थे, जिन्हें तोखरी भी बोला जाता है। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड में फर्स्ट पैराग्राफ है। उसके बाद आपकी जो सेकंड में उसमें लिखा हुआ है, यूची कबीला 5 कुलों में बटा था, उन्हीं में से एक कुल ने कुषाण वंश की स्थापना की थी और इसके जो संस्थापक है कुजुल कुर्फिसेस बोला जाता है, बट इसमें लिखा है कुजुल कफिसेस लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट इन्होंने कर दिया है। कुजुल कफिसेस है इनकी जो संस्थापक हैं। सबसे जो सर्वाधिक पावरफुल जो शासक थे वो थे कनिष्क थे। कनिष्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोरिलेट कर लो, आप एक दूसरे से कोरिलेट कर लो। जैसे कनिष्क की मैं बात करूं तो संस्थापक आपको देखने को मिला है, कुजुल कफिसेस संस्थापक है। बट अगर मैं बात करूँ जो कनिष्क है, इसके सबसे प्रतापी शासक के बारे में बात करूँ तो कनिष्क के बारे में है। तो आप अगर अपनी स्लाइड में ही देखोगे, कनिष्क के बारे में लिखा है 78 से लेके 102 ईसा पूर्व मतलब ईस्वी तक इसने शासन करके रखा है। तो कनिष्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो गद्दी पे बढ़ते समय 78वें ईस्वी में उसने शक संबंध प्रारंभ किया था। वो वही शक संबंध है जो भारत सरकार आदि भी प्रयोग कर रही है। तो आपकी स्लाइड में ही लिखा है, आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो शक संबंध है आज भी भारत सरकार उसको यूज़ करता है अपने कैलेंडर के लिए, ठीक है ना। कैलेंडर के लिए यूज़ करता है कि इसका मतलब ये भी है कि जो भारत सरकार की जो बजट पेश होता है वो इसी के अकॉर्डिंग पेश होता है। हमारे जो कैलेंडर भी होते हैं, आप कभी भी आपके घर में अगर कोई सरकारी आदमी है तो उनको एक डायरी मिलती है, आप उस डायरी को देखोगे वो इसी के अकॉर्डिंग चलता है। चौथी जो इसमें चीज़ इंक्लूड किया गया उसमें लिखा है कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। तो कनिष्क के बारे में बेसिकली 3 ही पॉइंट आपको याद करना पड़ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक मोस्ट पावरफुल पर्सन इन रिलेटेड टू कुषाण वंश। सेकंड मोस्ट पावरफुल जो इसमें को रिलेट पॉइंट है, तो सेकंड जो पॉइंट है इट्स ऑलरेडी इसने जो इनकी जो बैठने की जो इन्होंने अपनी गद्दी पे बैठा, तो आप 78वें ईस्वी में इन्होंने अपनी गद्दी पे बैठा, ठीक है। और इससे आपको रिलेट कर सकते हो कि जो इन्होंने एक ईस्वी पूर्व जो शक संबंध चलता है, शक संबंध इन्होंने चलाया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कौन से रिलीजन्स को इन्होंने फॉलो करके रखा है। तो ये बेसिकली बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को इन्होंने फॉलो करके रखा है। बौद्ध धर्म के महायान और महायान हीनान 2 संप्रदाय होते हैं। वो हमारा पार्ट नहीं है, फिर भी आपको याद रखना चाहिए कि 2 होते हैं पार्टिकल, ठीक है। जो थेरवाद भी बोला जाता है, थेरवाद से कोरिलेटेड है, तो आप उसे यहाँ पे कोरिलेट कर लोगे। तो शासक से जो पावरफुल शासक है वो बोला जाता है कनिष्क बोला जाता है। बट जो कुजुल कुर्फिसेस है वो क्या है, बेसिकली फाउंडर ऑफ कुषाण वंश, ठीक है ना। अब कुषाण वंश के बारे में ये भी चीज़ें मेंशन करके रखा है कि उन्होंने जो कुषाण वंश की जो उत्पत्ति हो किस वंश से होती है, यो आपकी फर्स्ट ही स्लाइड में लिखा है। कुषाण यूची जात के कुल से संबंधित है, जिन्हें तोखरी बोला जाता है। और यूची कुल के इसमें लिखा है यूची कुल के 5 कुलों यूची कबीला 5 कुलों में बटा था। उन 5 कबीला देखो, जैसे इसमें लिखा है 5 कुलों में बटा था। कबीला क्या क्या था, यूची कबीला था। उसमें कितने कुल थे, टोटल कुल कितने थे, 5 थे। उन कुल में सबसे पावरफुल कौन सा कुल था, वो कुषाण वंश था। कुषाण वंश था या सबसे पावरफुल कौन था, कुषाण वंश था। कुषाण वंश में सबसे इसके जो फाउंडर है वो फाउंडर क्या है, कुजुल कुर्फिसेस हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हु इज़ द मोस्ट पावरफुल शासक, तो इट्स नेम इज ए कनिष्क जो है मोस्ट पावरफुल पर्सन है। बट बेसिकली कनिष्क के कौन से ऐसे फंडामेंटल जो ऐसी चीज़ें हैं वो कौन से हैं जो आपको प्रभावित करता है, लाइक आपको उसके बारे में फैक्ट याद करना चाहिए। तो बेसिकली फर्स्ट जो है वो यही है, शक संबंध आप उसे बोलोगे, उसने शक संबंध चालू किया। सेकंड आपको ये भी याद रखना कि भारत सरकार इसका यूज़ करता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन से रिलीजन को प्रमोट करता है, तो वो आपको देखने को है महायान संप्रदाय को वो प्रमोट करता है। महायान संप्रदाय बेसिकली वही है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अभी मैं बात करता हूँ कुषाण वंश के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो इनकी जो बेसिकली राजधानी है तो वो पुरुषपुर है। जो वर्तमान में अगर मैं बात करूँ विस लोकेशन इज लोकेटेड इन पेशावर।
तो देख सकते हो पेशावर में है। इट्स ये जो है ना पाकिस्तान में है, तो आप पाकिस्तान में ऐसे आप देख सकते हो। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि द्वितीय राजधानी कौन सी है, तो प्रमुख जो द्वितीय राजधानी कहाँ है, मथुरा है। इट्स लोकेटेड इन यूपी बिकॉज इन दिस टाइम इज रिलेटेड टू अवध एंड मगध साम्राज्य आल्सो इन प्लेस इज इस्टेब्लिश इन प्रीवियस ईयर, सो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट द्वितीय राजधानी मथुरा। उससे भी इम्पोर्टेंट है कि मुख्य राजधानी फिरोजपुर इन लोकेटेड टू पेशावर इन पाकिस्तान। इसके बाद आप देखोगे चौथी बौद्ध संगीति है। चौथी बौद्ध संगीति के बारे में क्या लिखा हुआ है, बेसिकली आप इसे कोरिलेट कर सकते हो कि विच रिलीजन इज प्रोटेक्ट या प्रोमोटेड, तो ये बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे थे या उसको फॉलो कर रहे थे। तो आप ये भी देख सकते हो कि इन्होंने बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति हुई थी वो किसके टाइम पीरियड में हुई थी, तो बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट इट्स कनिष्क के शासनकाल में। दे हैव ए मोस्ट पावरफुल प्रशासक। तो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासन में हुई थी, कुषाण बोल सकते हैं, कुषाण वंश में हुई थी, बट किस शासन के अंडर हुआ था, तो इट्स कॉल्ड इज कनिष्क। तो आप देख सकते हो कि ये चौथी बौद्ध संगीति के बारे में। तो बेसिकली आपको कहाँ पे पॉइंट करना है, आपको पॉइंट ये करना है कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, कौन से वंश में है। तो आपको चौथी बौद्ध संगीति के बारे में पता होना चाहिए। तो उसमें सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ पे हुई थी, तो स्थान है कुंडलवन, इट्स लोकेटेड टू जम्मू कश्मीर। सेकंड है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। संरक्षण इसके कौन है, इट्स इसके जो जनक हैं, जनक नहीं बोल सकते, इसको किसने प्रमोट किया, तो उनका नाम कनिष्क है। इस संगीति में महायान बौद्ध धर्म को संगठित स्वरूप मिला था। हाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि इस संगीति में महायान बौद्ध धर्म को संगठित स्वरूप मिलाया था। कौन से दो संप्रदाय थे बेसिकली, एक संप्रदाय था हीनयान, दूसरा था महायान। तो महायान संप्रदाय को कोई भी आपसे पूछ सकता है, महायान संप्रदाय को पावरफुल या संगठित स्वरूप किस संगति में मिला था, तो बौद्ध संगति में। बौद्ध संगति के जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो बेसिकली इट्स लोकेटेड टू जम्मू कश्मीर इन कुंडलवन। एंड जो इसके जो वो थे मतलब अध्यक्षता जो की थी उनका नाम है वसुमित्र। और जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसके अध्यक्षता में हुई थी तो वसुमित्र है। उसके बाद ये है कि इसके संचालक कौन थे, तो आप बोल सकते हो कनिष्क हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी वही जो आप वसुमित्र को यहाँ पे को रिलेट करो, वसुमित्र के बारे में जो जानकारी मिलती है आप उसे को रिलेट कर सकते हो। वसुमित्र के बारे में एक और जानकारी दे के रखा है इन्होंने। वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र की रचना की थी, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बट आप यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हो आप, अगर आपको करना है। सीक्वेंस ऐसा रखो कि फर्स्ट स्लाइड में क्या देखे रखा है, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति से डजंट मैटर, इंपॉर्टेंट ये है कि हु इज़ द फाउंडर इज ए कुजुलकुटुसेस, हु इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन कनिष्क। अबाउट यू कैन इंट्रोड्यूस कनिष्क के बारे में आप जानकारी दो, तो कनिष्क के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हो कि इन्होंने महायान संप्रदाय को फॉलो किया था जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और इन्होंने क्या किया था, एक संवत चला था। इनके टाइम पीरियड की मैं बात करूँ 78 से ईस्वी से लेकर 102 ईस्वी तक चलता है, वो आपकी ऊपरी स्लाइड में इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि ये बौद्ध कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म के बारे में क्या हुआ था, तो मोस्ट कनिष्क से ही रिलेट कर लो। कनिष्क के ही शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, विच लोकेशन इन जम्मू कश्मीर। और उसकी अध्यक्षता कौन की थी, वसुमित्र की थी, कनिष्क थे, ठीक है। अब वसुमित्र से दैट्स इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। वसुमित्र के बारे में आप क्या जानते हो, तो वसुमित्र के बारे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र की रचना की थी, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश बोला जाता है। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप एक कोरिलेट करोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये जो राजधानी फर्स्ट सेकंड राजधानी दे के रखा है, तो आप कुषाण से नहीं रखोगे, उसे आप कुषाण वंश में रखोगे, कनिष्क में नहीं रखोगे। कनिष्क के बाद आप उसे वसुमित्र में भी नहीं रखोगे, चौथी बौद्ध संगीत में ही रखोगे। तो इट्स पार्ट ऑफ कुषाण वंश। राजधानी जो है कुषाण वंश से रिलेटेड है। तो ये थोड़े से आपके स्लाइड हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको देखना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में इंपॉर्टेंट ये है कि कनिष्क के बारे में अब देखो, मैं उसी चीज़ को मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, बट आप उसे को रिलेट करो। कनिष्क के बारे में जो जानकारी मिले उसे एक पैराग्राफ मेरे को मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। जैसे इसमें लिखा है व्यक्तित्व योगदान। इट्स डिवाइड टू 2 पार्टीशन। वन इज ए व्यक्तित्व पर्सन, सेकंड इज ए योगदान।
तो उसके क्या योगदान है। तो इट्स आप ये देख सकते हो जो पहले पर्सन है उनका नाम है चरक, जिन्हें राजवैद्य बोला जाता है। तो कनिष्क से जो शासन काल है, कनिष्क के जो शासन है, या आप बोल सकते हो कि उनके जो राज दरबार में, तो उनमें चरक थे जो उनके राजवैद्य थे। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चरक संहिता लिखी थी, जो आयुर्वेद का विश्वकोश बोला जाता है। तो वो चरक संहिता किसने लिखी थी, चरक ने लिखी थी। चरक के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये कहाँ के राज दरबारी थे, तो ये कनिष्क के दरबारी। अब मैं कनिष्क की ही बातें कर रहा हूँ तो इसलिए कनिष्क चलेगा। अशोक घोष की मैं बात कर रहा हूँ, ये राजकवि थे, वो राजवैद्य थे, ये राजकवि हैं। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इन्होंने बुद्ध चरित पुस्तक लिखी थी, जो बौद्ध जो क्या होते हैं, बौद्ध की रामायण कहलाती है। तो आप थोड़ा सा एक चीज़ याद रखो, बुद्ध चरित बौद्ध धर्म की रामायण है। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कौन था, महाविभास से था। तो उनकी रचना कौन सी की थी, वसुमित्र की थी। बिकॉज आप इसे एक दूसरे से कोरिलेट करो, जैसे वसुमित्र क्या लिखा है, महाविभास से सूत्र इन्होंने लिखा है। महाविभास सूत्र तीसरी क्या बोला जाता है, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश बोला जाता है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। नागार्जुन की मैं बात करूँ, नागार्जुन के बारे में दो चीज़ें लिखी हुई है। ये माध्यमिक सूत्र लिखे थे, जिसे हम सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। बेसिकली इट्स प्रेजेंट टाइम इज इस टाइम पे जो इसके इन्होंने दिया था, ये आइंस्टीन ने दे के रखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नागार्जुन के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद अन्य जो हैं फास्यर है, महाचेत है और संरक्षक है, ये थोड़ा सा आपको इससे याद रखना चाहिए। तो मैं इसे बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आप एक बार देखोगे आपको समझ में आएगा इनको हमको कहाँ रखना है। ये कौन है, राज दरबारी, राजवैद्य, राजकवि और जो भी हैं वसुमित्र हैं, नागार्जुन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। किस में रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कुषाण वंश में कभी नहीं रखना है, इसको कनिष्क में रखना है। कनिष्क के ही शासन के बारे में बात करूंगा, इसके शासन, इनके शासन के और इनके प्रशासन और अर्थव्यवस्था। बेसिकली दो पॉइंट है, एक प्रशासन है, एक है अर्थव्यवस्था। तो आपके स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, मैं स्लाइड पढ़ता हूँ। जैसे इसमें स्लाइड में आपके बारे में लिखा हुआ है, कुषाण शासक देवपुत्र कहलाते थे, यानी यह उपाधि उन्होंने चीनियों से ही ली थी। तो कुषाण खुद को क्या उपाधि थी, इट्स अपने को क्या रिप्रेजेंट करते थे, देवपुत्र कहते थे, ठीक है, कुषाण। उसके बाद में लिखा है सोने के अत्यंत शुद्ध सिक्के जारी किए गए थे, गुप्त काल से भी अधिक सिद्धता थी। ईट्स ये रिप्रेजेंट करता है उनकी अर्थव्यवस्था की। तांबे के सिक्कों का व्यापक प्रचलन उत्तर और उत्तर पश्चिम में की थी। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कुषाण पावरफुल हुए क्यों। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कुषाण सोने के सिक्के चला कहाँ से रहे। तो ये आप इसे को रिलेट करोगे, चीन की जो यात्रा होती थी, चीन का जो रेशम मार्ग है, जिसे आज भी बोला जाता है सिल्क रोड। सिल्क रोड में जो कंट्रोल करने का पावर था वो कनिष्क के पास था। कनिष्क ने सिल्क रोड को कंट्रोल किया। सिल्क रोड को कंट्रोल करने के बाद उन्होंने क्या किया था, पेशावर के बाद उन्होंने सेकंड राजधानी मथुरा को बनाया था। तो जो चीज़ें वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी उस पर टैक्स लगाते थे, उनको सुरक्षा देते थे और उनसे सुरक्षा के बदले में वो कुछ इनकम जनरेट करते थे। वो इनकम जनरेट करने के बाद वो अपनी अर्थव्यवस्था में इंक्लूड करते थे। ये सोने के सिक्के वहीं से आते थे, क्योंकि रोमन और अरब के जो व्यापारी आते थे वो सोने के सिक्के लेके आते थे। वो इस चीज़ें आपको याद रखना, और सोने के सिक्के के माध्यम से उनको वो सुरक्षा प्रोवाइड करते थे कनिष्क, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिल्क रोड आपको याद रखना ही होगा। वो थोड़ा सा आप एनसीईआरटी उठाओगे, वहाँ पे आपको अच्छे से मिलेगा। एनसीईआरटी के 6th क्लास के आई थिंक 11th 12th चैप्टर में ये चीज़ें मेंशन है, और भी चीज़ें वहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चीन के जनरल पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था, ये इम्पोर्टेंट है। बट मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने सिल्क रोड पे कंट्रोल करके रखा है, प्रशासन के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो ये चीज़ें ठीक है, इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है, बस इम्पोर्टेंट है राजवैद्य, राजकवि, वसुमित्र, नागार्जुन, ये चीज़ें आपको याद रखने हैं, इनकी किताब याद रखने। बाकी सेकंड में जो है वो आपको याद नहीं रखना है। इसके बाद मैं थर्ड स्लाइड में आता हूँ। थर्ड स्लाइड में कला स्थापत्य के बारे में लिखा है। कला स्थापत्य के बारे में क्या लिखा हुआ है, कनिष्क के समय भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला का उत्कर्ष हुआ। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज जो मथुरा था ना, मथुरा कला को प्रमोट किया गया था कुषाण वंश के टाइम में, वो भी कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में उसे प्रमोट किया गया था मथुरा कला को। मथुरा कला और गांधार कला सेम चले थे, पैरेलल चले थे। पर मथुरा कला के बारे में आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाना चाहिए कि जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियाँ मिली थी, मथुरा कला और गांधार कला की तुलना करने के बाद पता चलती है कि उसमें महात्मा बुद्ध को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया की अगर कला के बारे में जानना है तो आपको वो मूर्ति देखनी पड़ती है।
उनके घुंघराले बाल दिखाए गए हैं, उनको एक क्या बोलते हैं पद्मासन में दिखाया गया है। ये चीज़ें होती है, ये थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। वो शिल्पकला वगैरह में आपको एनालिसिस के लिए दिया जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे यूजीसी नेट हो गया, कहीं पे हो गया हिस्ट्री वगैरह में, वो आपको देखने को मिलेगा। तो खैर यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी है। हाँ ये चीज़ें मेंशन है, सॉरी मुझे नहीं पता था ये चीज़ें हैं, मैं तो ऐसे ही बता रहा था। हाँ इसमें मेंशन तो है। कनिष्क के समय में भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला का उत्कर्ष हुआ था। 2 प्रमुख कला शैलियाँ थी। एक गांधार शैली थी जिसे यूनानी प्रभाव बोला जाता है, जो तक्षशिला में है, तक्षशिला के अंदर है, पेशावर, वो चीज़ें हैं। दूसरी मथुरा शैली है जो भारतीय पुरातत्व, देखो मैंने चीज़ें बोल के रखा, वो चीज़ें मेंशन हुई है। तो गांधार शैली की मैं बात करूँ यूनानी प्रभाव है, और मथुरा शैली की मैं बात करूँ तो भारतीय प्रभाव है। मथुरा संग्रहालय में मूर्तियाँ मिली है और तक्षशिला, ठीक है। इसी काल में पहली बार बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ, तो वो चीज़ें मैंने बोला था, ये चीज़ें इन्होंने मेंशन करके रखा है। तो ये चीज़ें इसमें याद कुछ नहीं करना, एग्जाम के पॉइंट से ये नथिंग है, बट आपको इतनी बारी चीज़ें होना है। जैसे आप सिल्क रोड पता करें वैसे ही आप इसकी 2 कला भी याद करो, है नहीं ये इंपॉर्टेंट, बट आपको ये चीज़ें याद रखना चाहिए। ये देखो रेशम मार्ग की कोई चीज़ें लिखी हुई, व्यापार एवं रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। इट्स सिल्क रूट्स जनरेटेड बाई ये थे, क्या होते हैं, कनिष्क थे, उसमें लिखा हुआ है। कुषाण शासकों ने इस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की थी। कुषाण शासकों ने सुरक्षा, वो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी कहानी सुना के रखा है कि जो क्या बोलते हैं अरब व्यापारी आते थे उनको सुरक्षा प्रमोट की जाती थी, उनके सुरक्षा प्रदान की जाती थी, और उनसे जो अमाउंट के रूप में क्या था तो सोने के सिक्के लिए जाते हैं, वो चीज़ें इनमें मेंशन करके रखा है इन्होंने। इसी रेशम निर्माण तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ये चीज़ें बेसिकली एनसीईआरटी से ली गई है। फिर इसमें लिखा मथुरा का साटक नामक विशेष वस्त्र का निर्माण केंद्र था। अब देखो मथुरा 2 मोस्ट पावरफुल केंद्र बनता है, एक हो जाता है आपका वस्त्र निर्माण का, दूसरा हो जाता है व्यापार के लिए। अब वस्त्र का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब है रेशम मार्ग इधर से ही जा रहा है, देख रहे हो। तो 2 मोस्ट पावरफुल है, एक शिल्पकला और एक आप बोल सकते हो शिल्पकला के बाद एक बोल सकते हो वस्त्रकला। तो ठीक है, कुषाण साम्राज्य व्यापार का स्वर्ण युग का प्रतीक था। फिर ये चीज़ें इसमें ऑलरेडी मेंशन करके ही रखा है इन्होंने। देखो अन्य तथ्य के बारे में, कनिष्क की मृत्यु 1202 ईस्वी में हुआ था। अंतिम शासक इसके कुषाण वंश के अंतिम जो शासक थे वसुदेव थे। कुषाणों ने भारत, मध्य एशिया, रोम तक व्यापार का संबंध स्थापित की थी। ये चीज़ें इसकी आपकी स्लाइड में ही लिखी है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है। बेसिकली आप चाहे एनसीईआरटी उठाओ, चाहे आप लूसेंट उठाओ, जो भी चीज़ उठाओगे कुषाण के बारे में आपको इतनी ही जानकारी मिलेगी। उसके बाद आप को रिलेट करो एक दूसरे से, वो आपका फैक्ट है। जैसे मैं आपको सिंपल से बता दूं, कुषाण के बारे में आप जानकर गुप्त वंश को रिलेट कर सकते हो, गुप्त वंश के बाद मौर्य वंश को रिलेट कर सकते हो, किसी भी वंश से आप रिलेट कर सकते हो। किसी भी शासक का मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल चीज़ क्या होती है? कंट्रोल करना। भाई आप कहीं भी कंट्रोल ही करोगे। जैसे आपको दक्षिण भारत में कंट्रोल करना है तो आप कहाँ करोगे? बंदरगाह में करोगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तक्षशिला सिल्क रोड में कंट्रोल किया। मगध को उत्कर्ष करना था तो मगध ने कहाँ कंट्रोल किया? मगध ने जंगल में कंट्रोल किया। उसको कृषि चाहिए थी, नदी चाहिए था, तालाब चाहिए था, उन्होंने वहाँ पे कंट्रोल किया। तो ये किसी भी राजा, और जैसे अगर मैं बात करूँ उत्तर भारत के जो भी जितने भी शासक थे उनको कंट्रोल कहाँ करना था? उनको मंदिर में करना था। जो 17 बार आक्रमण करके गया है उन्होंने हमेशा बेसिकली मंदिर को ही टारगेट करके गया है, ठीक है। तो मंदिर को टारगेट के, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्चस्व जो पावरफुल होता था मंदिर से मिलता था। आज भी अगर देखो रिलीजियस फंडा मैटर करता है, दैट्स इट्स फैक्ट। क्योंकि मस्जिद, जैसे मैं सिंपल में अगर बोलूँ कि मुस्लिम धर्म में से कई पार्ट से लोग आए थे यहाँ पे भारत में, बट उनको एकजुट करने का सिर्फ एक ही माध्यम था, वो था क्या? मस्जिद। तो मस्जिद के माध्यम से वो लोग एकजुट होते थे। वही चीज़ बाद में मंदिर काम करती थी। मंदिर का जो ओनर होता था ब्राह्मण होता था, तो जो राजा होता था वो पुरोहित को रखता था, पुरोहित फिर उसको कंट्रोल करता। ये बेसिकली एक पैरेलल चैन है जो आपको समझना ही होगा। तो ये आप देख सकते हो, ये फैक्ट है। फैक्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं एक बार रिवीजन में के तौर पे आप देख लो। रिवीजन के तौर में इसके जो संस्थापक थे कुजुलकुट विशेष थे, जो इसके मोस्ट पावरफुल पर्सन थे वो कुषाण वंश के जो मोस्ट पावरफुल पर्सन थे उनको कनिष्क। खैर मैं स्लाइड के बारे में ही चलता हूँ। कुषाण के बारे में बस एक चीज़ है कि 21 शाखा से थे, यूची शाखा से थे, जो 5 कुल की एक शाखा थे। संस्थापक कुजुलकुट विशेष थे। इनके जो महान शासक थे, मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इट्स शासक, तो वो थे कनिष्क।
और थर्ड है इसकी जो राजधानी थी कौन सी थी, पुरुषपुर थी, और दूसरी मथुरा थी। शक संमति इन्होंने चलाई थी जो 78वीं ईस्वी थी। चौथी बौद्ध संगति इन्हीं के काल में हुआ था। इट्स लोकेटेड वाइज इन जम्मू कश्मीर। नेम इज ए कुंडलवन। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज महायान बौद्ध धर्म। और जो इसके विद्वान थे इनके चरक थे, अशोघोष थे, वसुमित्र, नागार्जुन थे। उपाधि इनकी देवपुत्र थी। कला मथुरा और गांधार शैली आल्सो इंक्लूडेड एंड रेशम मार्गी आल्सो और वसुदेव आल्सो। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी है जो आपको याद रखना है। मिलते हैं किसी और भी वीडियो के साथ।